नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं नई दिल्ली से आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ विश्व जनसंख्या दिवस के शुभ अवसर पर। आज यानी 11 जुलाई 2020 को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। यह दिन हम लोग पिछले 30 वर्षों से मना रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास यह है कि वर्ष 1989 में 1989 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, एक विंग है, उनके द्वारा सुझाव दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आबादी बहुत बढ़ रही है और वर्ष 1969 में यानी 50 वर्ष पहले, 51 वर्ष पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज UNFPA बनाया था, जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हो गया है, उनके अनुशंसा के आलोक में लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमें परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जनसंख्या दिवस के माध्यम से सांकेतिक रूप से हम लोगों को बताएं कि हम परिवार को नियोजित करें और परिवार छोटा रखें, काबू में रखें। अब बात आती है जनसंख्या बढ़ी क्यों और किस रफ्तार से बढ़ी। आपको जानना चाहिए कि आज से 100 वर्ष पहले पूरी दुनिया की आबादी लगभग 150 करोड़ थी और आज ये 780 करोड़ हो गई। भारत की आबादी 138 करोड़ है आज, तो आज विश्व की आबादी 780 करोड़ है। अब कहिए 100 साल पहले क्या था। 100 साल पहले भारत की जो आबादी थी वो 25 करोड़ थी, आज बढ़ के 138 करोड़ हो गई। और जैसा कि हमने बताया था कि दुनिया की आबादी 150 करोड़ थी, अब बढ़ के 780 करोड़ हो गई है। तो इस प्रकार जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। अब धरती माता की जो कैरिंग कैपेसिटी है, कितने लोग रह सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो आखिर क्या उपाय है, क्या करना पड़ेगा कि आबादी घटे और आबादी बढ़े नहीं और धीरे धीरे आबादी घटती जाए। इस प्रकार 100 साल पहले आबादी 150 करोड़ थी, तो अभी अगर 150 करोड़ नहीं, अगर 250 करोड़ भी हो जाए कोई बात नहीं। आबादी धीरे धीरे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल में घट जाए, ताकि फिर प्रकृति का संरक्षण भी हो सके और हमारा काम चल सके। जो संसाधन संभव है, चाहे वो रहने की बात हो, भोजन की बात हो या पढ़ाई लिखाई की बात हो, हर मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जो हमारा पर्यावरण है वो अभी पुनः अपने जगह पर चला जाएगा, जिस प्रकार आज से 200, 400, 500 साल पहले था। अगली बात आती है कि क्या सब करना चाहिए। आपको ऐसा मैंने कहा था शुरू में ही, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 150 से भी ज़्यादा देशों में जाकर अपनी टीमें भेजकर सर्वेक्षण कराती है कि आबादी बढ़ क्यों रही है और घटाने के लिए क्या सब उपाय है, लोग क्या सोचते हैं। तो भारतवर्ष के लिए भी उनके पास पैकेज है और कई बार भारतवर्ष के विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण हुआ है और ऐसा पाया गया है कि आबादी घटाने के लिए जो भी जो तरीका है वह माकूल नहीं है। हम कोई पोस्टर साट दें, हम रेडियो टेलीविजन से जो पुरानी बातें हैं, जो हमारा दोहा है, स्लोगन है, उसको हम बोलते रहें, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लगता है कि ऐसे ही बोलते हैं। देखना पड़ेगा कि आबादी बढ़ क्यों रही है। अब देखेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनके मन में एक शंका है कि आबादी अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे घर में कमाने वाले बहुत हो जाएंगे, फिर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। अगर किसी को 7 या 8 बच्चा है, उसको पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। अगर एक बच्चा है तो जितना वो खुद काम करेगा उससे उनका पालन पोषण भी कर सकता है और अपना घर भी चला सकता है। इस बात के लिए उन्हें
हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें मार्गदर्शन करना पड़ेगा, उन्हें हमें परामर्शन के माध्यम से बताना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं आपकी सोच गलत है। अब रही बात कि आबादी अगर बढ़ रही है तो घटाया कैसे जाए। ऐसा नहीं है केवल गरीब लोग बढ़ा रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं उनके यहाँ ही बढ़ रहा है, जो उच्च वर्ग के हैं उनके यहाँ ही बढ़ रहा है। किसी को लड़का नहीं हुआ तो देखते हैं कि साहब तो 7 बेटी के बाद एक बेटा हो गया तो उसके लिए बढ़ गया। कुछ ऐसे समुदाय हैं, ऐसे धर्मांध लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म में लिखा हुआ है कि परिवार नियोजित नहीं करना है, तो उनके यहाँ 10 बच्चे 20 बच्चे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें समझाने की जरूरत है। इसलिए UNFPA ने कहा भी है कि किस प्रकार हम इसको घटाएंगे। उनकी अनुशंसा यह भी है कि विभिन्न धर्म के जो लोग हैं, विभिन्न समुदायों के लोग हैं, उनके लिए अलग से टेलर मेड प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो या भाषणों के माध्यम से हो या कैंप से हो या नाटकों से हो या फिर टेलीविजन के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो या फिर जनसंख्या शिक्षण के माध्यम से हो, चाहे हम विद्यालय में, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालयों में किस प्रकार हम जनसंख्या शिक्षण के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शित करेंगे और फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से या फिर सरकारी कार्यालयों में जाकर, कल कारखानों में जाकर लोगों को बताएंगे कि परिवार नियोजन करने से क्या सा फायदा होगा। और जैसे कोई अगर हिंदू धर्म के लोग हैं उनको बताना पड़ेगा उसी धर्म के आलोक में कि आबादी पर काबू करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, उनके यहाँ कहा जाता है कि आबादी को कंट्रोल करना ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी अलग ढंग से गाइड करना पड़ेगा, बुद्धिस्ट को अलग गाइड करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो राष्ट्रीयन है उनका तो ऐसे ही घट रहा है, उनको बताने की जरूरत है कि आप उतना मत घटाइए जो पारसी लोग हैं। लेकिन जो लोग जैनी हैं या सिख हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सभी लोगों को अलग अलग ढंग से गाइड करना पड़ेगा कि आबादी पर काबू करना आवश्यक है, तभी जाके होगा। मतलब आइडिया यह है कि संचार व्यवस्था जो है, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो इफेक्टिव होना चाहिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, ग्रासरूट तक पहुंच सके। अब रही बात कि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है जनसंख्या पर काबू करना, लेकिन अगर जनसंख्या जो है उनके जो अधिकार हैं, जो हमारे बढ़ी हुई जनसंख्या वाले जो हमारे नागरिक हैं भी प्रत्येक देश में, उनके अधिकार क्या हैं, उन्हें अच्छी पढ़ाई देने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आबादी और बढ़ेगी। तो हमें किस प्रकार, चाहे शिक्षा पर बजट बढ़ाना हो या नहीं बढ़ाना हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, कार्यान्वयन है, वो अच्छा होना चाहिए। बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा का बजट अगर आप डबल भी कर दें उससे मतलब नहीं है। ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, और शिक्षा बजट बढ़ाने से प्राइवेट स्कूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारी में काम होगा लेकिन बच्चे जाते नहीं हैं, या शिक्षक स्कूलों में नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, या फिर जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का कार्यक्रम है, जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जिसके लिए अनुदान दिया जाता है या टेंडर किया जाता है कि कंप्यूटर उन्मुख शिक्षा है या अन्य तरह की शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान है, उन सब के कार्यान्वयन में हम देखते हैं कि छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज करोड़ों का काम ले लेती है और ज़्यादातर पैसा उनका गबन हो जाता है। तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखना पड़ेगा कि हमें जो अभी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, अभी जो वर्तमान में आबादी है, उनके सभी अधिकार उनको मिलने चाहिए। चाहे उनको पढ़ने का अधिकार हो, काम करने का अधिकार हो, उनके रहन सहन का अधिकार हो, उनके लिए आवास की सुविधा हो, उनके स्वास्थ्य की सुविधा हो, इस सब पर भी हमें देखना पड़ेगा। और साथ साथ उनको हमें स्किलिंग के माध्यम से उनको कौशल विकास करके, उनको प्रशिक्षित करके यह देखना पड़ेगा कि अभी जो आबादी है वह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जा करके काम करे। क्यों करे? क्योंकि ऐसा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा इत्यादि कई देश हैं, आबादी बहुत तेजी से घट रही है, जहाँ पर लाखों लाख लोगों की जरूरत है। तो उनके का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भारत में जो आबादी है, बढ़ी हुई आबादी है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। जो आबादी है उन्हें हमें प्रशिक्षित करके देखना है कि भारत सबसे पहले प्राथमिकता भारतवर्ष को मिलेगी। जितने अभी कल कारखाने खोलने वाले हैं, अभी कम से कम जितना अभी उद्योग है उसका 50 गुना उद्योग होगा। क्योंकि अभी जो कोविड-19 के आलोक में हमें यह सबक मिली है कि जो नौकरियां जा रही हैं उसको बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है कि जो चीन से लड़ाई हो रही है, यह बहुत
गलत हरकत है चीन की, लेकिन उससे भी हमें सबक लेना है। इसको हमें अवसर के रूप में देखना है। कोविड-19 को भी अवसर के रूप में देखना है, और चाइना से जो लड़ाई ठनी हुई है उससे भी हम अवसर के रूप में देखना है कि जितने भी ऐसे प्रोडक्ट जो चाइना से आते हैं वो नहीं आएंगे, और सारे को उत्पादित हम करेंगे भारतवर्ष में। सबसे बड़ा फायदा होगा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व चाइना के खिलाफ है। पूरे विश्व में हम निर्यात कर पाएंगे अपने जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने हमारे उत्पाद हैं, उसको हम बाहर भेज पाएंगे। इसके लिए करोड़ों प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी। वो लोग जो अभी भारत की धरती माता पर है उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाए, कैसे उन्हें स्किल्ड किया जाए, और किस प्रकार उन्हें भारतवर्ष में ही उनको रोजगार दिया जाए, या फिर वो उद्यमी बन के आगे इन जो कल कारखाने खोलने की बात है उसके लिए भारत सरकार तल्लीन है और तत्पर है, तो उन्हें भी आगे प्रशिक्षित करके उद्यमिता विकास के माध्यम से उन्हें उद्यमी बनाना है, और साथ साथ उन्हें कहना है कि दूसरे देशों में जाकर के उद्यमी बनिए, दूसरे देशों में जाकर काम भी करिए। तो इस प्रकार सारी बातें हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।